नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो है कृषि क्षेत्र का योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। तो उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं साथियों कि राजस्थान में कृषि की कौन सी नीतियां हैं, भारत सरकार की कौन सी हैं, राजस्थान सरकार की कौन सी हैं, अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे और नीतियों के बारे में, फसलों के बारे में आदि के बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, अनुष्का एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है साथियों। तो चलो हम हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो साथियों, हम देखते हैं कृषि विपणन एवं कृषि नीतियां। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कृषि विपणन एवं कृषि नीतियों की। तो कृषि विपणन जो है वो क्या होता है? कृषि विपणन का सीधा सा अर्थ है कि उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि के उत्पादन को कृषक के खेत से, यानी उन सभी क्रियाओं से है जैसे किसान ने अपने खेत में फसलों का उत्पादन किया है, उनसे जो उत्पादन उसको प्राप्त हुआ है, जो फसलें उसको प्राप्त हुई हैं, उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है कृषि विपणन। यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में ये क्रिया काम में ली जाती है। इसके अंतर्गत निम्न क्रियाएं आती है, जैसे कृषि उत्पादों को एकत्रीकरण, यानी उनको कृषि उत्पाद जो है उनको इकट्ठा करना, संग्रहण और परिवहन की सुविधाएं भी इसमें ही आती हैं। किसमें? कृषि विपणन में। वितरण, अंतिम उपभोक्ता तक उनको पहुंचाना। तो सीधी सी भाषा में हम ये समझते हैं कि कृषि विपणन जो है उसका अर्थ ये है कि कृषक के खेत से अंतिम उपभोक्ता तक उन उत्पादों को पहुंचाने के अंदर जो क्रियाएं की जाती हैं वह कृषि विपणन के अंदर आता है। अब देखो, इसके लिए कोष, कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है साथियों। तो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में। इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2019 में हुई। किसकी? कृषक कल्याण कोष की। इसमें बजट राशि होती है। तो बजट राशि जब शुरुआत हुई 16 दिसंबर 2019 से, तब इसमें बजट राशि 1000 करोड़ रुपए थी साथियों। कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए थी। फिर इस राशि को बढ़ाकर 2023-24 में इसको 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया। ध्यान देने योग्य बात है कि बजट जब 2023-24 आया ना साथियों, तो इस राशि को बढ़ाकर और कितना कर दिया गया है? 7500 करोड़ रुपए इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है कृषक कल्याण कोष की राशि को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राशि का उपयोग, ये जो 7500 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाकर की गई है 2023-24 के बजट में, तो राशि का उपयोग किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने में किया जाएगा। ये जो राशि है ना कृषक कल्याण कोष की, इसका उपयोग किस में किया जाएगा? किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, यानी जैसी उनका उत्पाद है गुणवत्तापूर्ण, उसके अनुसार उनको रुपया मिलना चाहिए। इस राशि का प्रयोग उसमें किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग मॉडल अपनाया गया है इसके अंदर। इजी ऑफ डूइंग फार्मिंग मॉडल इसमें अपनाया गया है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना 2019 का संचालन जो है वो फूड पार्कों के लिए राशि का उपयोग करना है साथियों। अब देखो, अगली संस्था जो है वो कृषि विकास संस्था है। कौन सी है? कृषि का विकास करने वाली संस्थाएं, जिसमें कृषि विपणन निदेशालय आता है साथियों। क्या आता है? कृषि विपणन निदेशालय आता है। इसकी स्थापना को हम क्या याद रखेंगे? कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कृषि विपणन निदेशालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1980 के अंदर हुई थी। इसका उद्देश्य जो है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसका उद्देश्य भी क्या है कि किसानों को उनकी उपज जो है उसका उचित मूल्य मिले, बीच में बिचौलिए ना खा जाएं। इसलिए कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि जिन्स उपलब्ध करवाने के लिए भी, जो उपभोक्ता हैं उनको उचित मूल्य के ऊपर कृषि जिन्स जो है उनको उपलब्ध करवाने के लिए भी कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई थी। अगला है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
क्या है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वही है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषक उपज मंडियों का निर्माण करना। यानी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों की उपज जो है उसका उचित मूल्य जो है वो उनको एक जगह पर मिले, इसके लिए मंडियों की स्थापना करने से है। और ग्रामीण जो है उन मंडियों से जुड़े रहे, तो जुड़ेंगे कैसे, सड़कों का निर्माण होगा। तो इसका उद्देश्य क्या, किसका उद्देश्य है ये कि उपज मंडियों से किसान जुड़े रहें, उनको उचित मूल्य प्राप्त हो और मंडी की स्थापना की जाए। ये है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उद्देश्य, जिसकी स्थापना हुई 1974 के अंदर। फिर देखो, बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की। किसकी बात करते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की बात करते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई साथियों, याद रखना 1957 में। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उचित मूल्य पर आगत व उनकी उपज की खरीद, बिक्री एवं प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना। उनको उचित मूल्य के ऊपर बीज उपलब्ध हो और उचित मूल्य के ऊपर ही उनसे उनका उत्पाद जो है वो खरीदा जाए। इसके लिए राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की स्थापना 1957 के अंदर साथियों की गई थी। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1957 को। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1957 को हुई थी। लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया था साथियों, 1958 में इसने काम करना शुरू किया था। किसने, राजस्थान राज्य भंडारण निगम ने। उद्देश्य क्या है कि भंडारण सुविधाओं का विकास करना। इसका भंडारण निगम ही नाम है, तो इसका उद्देश्य क्या है, भंडारण सुविधाओं का विकास करना। यानी किसानों से प्राप्त जो उत्पाद है उसके लिए गोदामों का निर्माण करना, ताकि वो सुरक्षित तरीके से वहां पर रह सकें, वैज्ञानिक तरीके से, ताकि खराब भी नहीं हो और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार व अन्य संस्थाओं के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र जो है या अन्य निर्दिष्ट वस्तु जो है उनका वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करना और राज्य के अंदर गोदामों और भंडार गृहों का क्या करना साथियों, निर्माण करना। इसका उद्देश्य है राजस्थान राज्य भंडारण निगम का ये उद्देश्य है। स्थापना कब हुई, याद रखेंगे 30 दिसंबर 1957 को। काम करना कब शुरू हुआ था, 1958 में हुआ था साथियों। राजस्थान राज्य एसोसिएशन स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, जिसका नाम क्या है, स्पिन फेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 के अंदर हुई थी। कब, याद रखेंगे 1992 में स्पिन फेड कार्य आरंभ कब किया था इसने, 1993 से इसने कार्य आरंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या है, कपास का उपार्जन, व्यापारिक फसल जो है कपास, उसका उपार्जन, उन्नत तकनीक का, उसकी कपास की उन्नत तकनीक का विकास करना। अब देखो, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, हनुमानगढ़ व गंगापुर भीलवाड़ा की 3 सरकारी कत्ताई मिलों और गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर क्या बनाई गई है, स्पिन फेड बनाई गई है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखने की, स्पिन फेड की स्थापना जो है वो किनको मिलाकर की गई है। भारतीय खाद्य निगम, किसकी बात करेंगे, अगली जो संस्था है भारतीय खाद्य निगम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना याद रखेंगे 1965 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य किसानों को दिलवाया जाए, उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए, कि किसानों को भी उचित मूल्य दिलवाया जाए और जो उपभोक्ता हैं
उनको भी क्या किया जाए, उचित मूल्य के ऊपर ही खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए। ये भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य है। देश में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण किया जाए ताकि जो खाद्यान्न है, अनाज जो है वो खराब नहीं हो जाए। भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद की हम बात करें, किसकी बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की हम बात करें तो इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब बतानी है, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कब हुई थी, याद रखेंगे, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य हमसे पूछ लिया जाए तो हमें क्या बता देना है, कृषि अनुसंधान व शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का विकास करना। यानी इसका उद्देश्य, भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद का उद्देश्य जो है कि कृषि के अंदर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए और कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें भी नई तकनीकों का प्रयोग करके उसको समृद्ध बनाया जाए और उसका विकास किया जाए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1982 के अंदर हुई थी। अब इसका उद्देश्य हमसे पूछा जाए तो क्या बताना है, कृषि व ग्रामीण साख सुविधाओं को और सुदृढ़ करना है। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है कि कृषि और ग्रामीणों की जो सुविधाएं, साख सुविधाएं, उनको और अधिक सुदृढ़ करना है। इसका मुख्यालय हमसे पूछा जाए, किसका मुख्यालय, ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाए तो कहां पर बताना है, मुंबई के अंदर है। केंद्र सरकार अब की किसकी स्थापना पर यह स्थापित की गई है, किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या की गई है, स्थापित की गई है, क्या, नाबार्ड। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है साथियों। राजस्थान की कृषि नीतियों के बारे में हम बात करें, यानी राजस्थान की, अभी भारत के बारे में जानकारी, राजस्थान की कृषि नीतियां, तो सबसे पहले कृषि नीति की बात करते हैं 2013, कृषि नीति 2013 की बात करेंगे तो डॉक्टर RS परोदा की अध्यक्षता में इस नीति का क्या हुआ साथियों, निर्माण हुआ। यानी कृषि नीति 2013 की बात करें तो प्रश्न पूछा जाए कि किसकी अध्यक्षता में हुआ इसका निर्माण, तो RS परोदा की अध्यक्षता में क्या हुआ साथियों, इसका निर्माण हुआ। फिर हम बात करेंगे कृषि नीति 2015 की, राजस्थान की कृषि नीति 2015, ये भी RS परोदा की अध्यक्षता में। कृषि नीति 2019 डॉक्टर RS परोदा की अध्यक्षता में साथियों। राजस्थान कृषि नीति 2019 की स्थापना की हम बात करेंगे तो 12 दिसंबर 2019 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार इसकी स्थापना कब है, 12 दिसंबर 2019। और इसका पूरा नाम हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान कृषि नीति 2019 जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 है। क्या है पूरा नाम, याद रखना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो है वो कृषि नीति 2019 का पूरा नाम है। अब देखो इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, कृषि नीति 2019 की विशेषताओं की हम बात करेंगे साथियों, तो इसकी विशेषताओं में देखो, समूह आधारित कार्य प्रणाली के द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। यानी जब फसलों की कटाई हो जाती है
उसके बाद में उनमें जो हानि होती है, खराब हो जाती है, उसको क्या करना, कम करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और कृषक और उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य, हम बात किसके उद्देश्य की कर रहे हैं, तो कृषि नीति 2019 के जो उद्देश्य है उनकी हमें बात कर रहे हैं साथियों। फिर देखो, राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों, मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना जो है वो भी साथियों इसका उद्देश्य है। किसका, कृषि नीति, राजस्थान की कृषि नीति 2019 का उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं साथियों। आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखो, हमारे संस्थान के अंदर आप ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन साथियों इसमें आप ऑफलाइन प्रवेश भी ले सकते हैं। विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है यहाँ ऑफलाइन में अध्ययन करवाया जाता है और यहाँ पर बहुत बढ़िया सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी साथियों। तो अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक बार आप जरूर यहाँ पधारें। राजस्थान की जैविक कृषि नीति की हम बात करें, किसकी बात करें साथियों, राजस्थान की जैविक कृषि नीति की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी जून 2017 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, जून 2017 में हुई थी। अब हमसे क्या पूछे जा सकते हैं, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं राजस्थान की जैविक कृषि नीति के। तो 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक कृषि करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि 1 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या करना, जैविक कृषि करना साथियों, रासायनिकों का उपयोग नहीं करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला हमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए साथियों, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला हमसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला क्या याद रखना है आपको, डूंगरपुर याद रखना है साथियों। राजस्थान का प्रथम जैविक गांव हमसे पूछ लिया जाए तो घाटी गांव कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। निगम राज्य के 31 जिलों में औसत भंडारण क्षमता 16.8 लाख मीट्रिक टन के साथ देश भंडार गृह संचालित कर रहा है, जिसमें 15.93 लाख मीट्रिक टन निगम की स्वनिर्मित क्षमता वाली जो है वो इसके पास में क्षमता वाली भंडारण क्षमता है कि इतना कितना उसमें आ सकता है, 15 लाख मीट्रिक टन इसमें भंडारित किया जा सकता है। निगम के द्वारा भंडारण शुल्क में एससी और एसटी के जो कृषक हैं उनको 10% छूट और अन्य कृषकों को 60%, सहकारी समितियों को 10% छूट प्रदान की जा रही है, जो कि केंद्र और अन्य राज्यों की भंडारण नियमों की तुलना में सबसे क्या है, ज्यादा है साथियों। वर्ष 2022-23 के दौरान औसत उपयोगिता भंडारण क्षमता 6.76 लाख मीट्रिक टन रही। कब रही, 2022-23 में, जो कि भंडारण क्षमता की कुल औसत उपयोगिता भंडारण का कितना परसेंट है, 43% है साथियों। अब देखो हम बात किसकी करेंगे, फसलों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं। तो देखो सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर, उपयोग के आधार पर हम करते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो देखो खरीफ की फसल की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, खरीफ की फसल की बात करेंगे। तो हमसे पूछा जा सकता है खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई के अंदर होती है। कब होती है, जून जुलाई के अंदर होती है। बात करेंगे खरीफ की फसल की कटाई की, तो कटाई कब होती है साथियों, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल की क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। अब हमसे प्रश्न कहाँ से आता है ज्यादातर कि कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की है। तो देखो बाजरा, मक्का, चावल, रागी, ज्वार, मूंग, चौला, मोठ, सोयाबीन, उड़द,
अरहर, जूट, कपास, अरंडी, तिल, मूंगफली, गंवार, गन्ना, ये क्या है साथियों? ये है खरीफ की फसलें। क्या है? खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान में खरीफ की 10 फसलें बारानी क्षेत्र में बोई जाती हैं, जो पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर है? वर्षा के ऊपर निर्भर है। अब हम बात करेंगे रबी की फसलों की। जायद की फसलों की बात करें, रबी की फसल है तो रबी की फसल जो है साथियों वो कब बोई जाती है? वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जिसमें क्या आता है? गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि आते हैं। और इनकी कटाई का समय जो होता है साथियों वो कब होता है? वो फरवरी मार्च के अंदर इनकी कटाई की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों किसकी? जायद की फसलों की। किसकी बात करेंगे? जायद की फसलों की। तो जायद की फसलों की जो बुआई का समय है वो क्या है? मार्च और अप्रैल है। जायद की फसलों की बुआई का समय याद रखना है, मार्च अप्रैल है। और कटाई का जो समय है वो कब है साथियों? वो है मई जून के अंदर। कटाई का समय कब है जायद की फसलों का? मई जून के अंदर है। फिर देखो इसमें क्या आता है? सब्जियां, खरबूजा, तरबूज, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये फसलें कृषि जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी जायद की जो फसलें हैं ना वो ज्यादातर जहां पर अधिक जल होता है वहां पर ही की जाती है। अब देखो हम बात करेंगे फसलों की उपयोग के आधार पर। अब हम किसके आधार पर करेंगे? उपयोग के आधार पर बात करेंगे। तो देखो खाद्यान्न, वे फसलें जिनका उपयोग खाद्य फसलों के रूप में किया जाता है, यानी खाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है वे कौन सी कहलाती हैं? खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। खाने वाले अनाज कहलाते हैं। जैसे कि बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, ज्वार आदि, ये क्या है? खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आते हैं। अब देखो हम बात करें कि राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है साथियों? वो है बाजरा। अब बाजरा क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है ना वहां पर वर्षा जो है वो कम होती है और बाजरा जो है ना उसको कम जल की आवश्यकता होती है। बाजरे का उत्पादन अधिक होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान क्या रखता है? भारत में पहला स्थान रखता है। तो बाजरा जो है वो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और विश्व में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो क्या है साथियों? चावल है। यानी आपने राजस्थान में तो खाद्यान्न फसल के है बाजरो है, और विश्व में क्या है साथियों? विश्व में है चावल। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर देखो हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे दलहन फसलों की। किसकी बात करेंगे? दलहन की। यानी भूमि उर्वर फसलें हैं ये। दलहन फसलें क्या है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें हैं। जैसे मिट्टी की उर्वरता, दलहन फसलें जैसे चना, मसूर, मटर, मूंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, अरहर आदि, ये क्या है? मिट्टी की, भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली। लेकिन अरहर की जो अरहर जो है ना साथियों, अरहर की खेती की जाती है तो वो फसल को क्या करती है? फसल की, भूमि की क्या कर देती है? उर्वरता को कम कर देती है। कौन? अरहर की दाल जो है, अरहर की फसल की जाती है वो तो भूमि की उर्वरता को क्या कर देती है? कम कर देती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे व्यापारिक फसल या नकद फसल कौन सी है। किसकी बात करेंगे? व्यापारिक फसल या नकद फसल। तो देखो वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं। यानी जो उद्योग हैं उनके अंदर कच्चा माल जाता है। जैसे कपास है तो उससे क्या जाती है? रुई जाती है। तो ये क्या है? व्यापारिक फसल है। और जैसे कपास, मूंगफली, सरसों, गवार, गन्ना, ये सब क्या है साथियों? जैसे मूंगफली से तेल निकलता है, सरसों से तेल निकलता है, इन सब से क्या प्राप्त होता है? अधिक पैसा प्राप्त होता है। ये व्यापार के लिए भी की जाती हैं। अब हम बात करेंगे तिलहन फसलों की, जिनसे क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। वे क्या कहलाती हैं? तिलहन फसलें कहलाती हैं, जिनसे तेल उत्पादित किया जाता है। जैसे कि तिल से, सरसों से, तारा मीरा से।
तारामीरा से भी क्या प्राप्त होता है साथियों? तेल प्राप्त होता है। मूंगफली से, सूर्यमुखी से, सोयाबीन से, इन सब से क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं तिलहन फसलें। रेशेदार फसलों की बात करें, किसकी बात करें हम? रेशेदार फसलों की बात करें साथियों, ये स है, फसलें हैं। रेशेदार फसलें वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। कौन सी है रेशेदार फसलें जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण कपास से किया जाता है, जूट से किया जाता है, फ्लैक्स से किया जाता है। बात करेंगे चारा फसलों की। चारा इंसान तो खाता नहीं है, कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। तो किसकी बात करेंगे? चारा फसलों की। तो एक तो होता है बरसीम, वारसीम नहीं होता है, क्या होता है? बरसीम होता है। और रिजका होता है। ये क्या है? चारा फसलें हैं साथियों। फिर देखो, रबी की फसल की हमने बात कर ली, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अब देखो आगे बात करते हैं कृषि और वन अनुसंधान केंद्रों की। किसकी बात करते हैं? कि कृषि वन, राजस्थान में कृषि वन अनुसंधान जो केंद्र है, जहां पर उस फसल पर रिसर्च किया जाता है कि इसकी ज्यादा पैदावार कैसे प्राप्त की जा सकती है, वो अनुसंधान केंद्र कौन सी फसल का कहां पर है, इसकी हम बात करेंगे। प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। तो देखो, तबीजी बीजीय मसालों से संबंधित क्या है? तबीजी बीजीय मसालों से संबंधित अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर के अंदर है। डुमाडा अजमेर के अंदर है। फिर देखो अगले अनुसंधान की बात करें, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर कहां पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है। सेवर कहां पर है? याद रखना, भरतपुर में है। स्थापना कब हुई? तो याद रख लेना, 1998 में हुई। आगे बात करते हैं शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की। किसकी बात करते हैं? शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की। तो ये कहां पर है? बीचवाल में। और बीचवाल जो है वो कहां पर है? बीकानेर में है। बीचवाल कहां पर है? बीकानेर में। फिर है बेर अनुसंधान केंद्र। तो बेर अनुसंधान भी कहां पर है? अपने बीकानेर के अंदर है। खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो भी कहां पर है? बीचवाल बीकानेर के अंदर ही है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर ही है। बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है साथियों वो कहां पर है? वो है अपने बाड़मेर के अंदर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में। हम बात करें चावल अनुसंधान केंद्र की। किसकी बात करें? चावल अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ये कहां पर है? अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। मक्का अनुसंधान केंद्र की हम बात करेंगे तो मक्का अनुसंधान केंद्र जो है वो भी हमारे कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है साथियों। हम क्या बात करेंगे? इसबगोल अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो इसबगोल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? वो है अपने जोधपुर जिले के अंदर। फिर हम बात करेंगे जवार अनुसंधान केंद्र की। तो ये कहां पर है? वल्लभ नगर में है। और वल्लभ नगर जो है वो कहां पर है? तो वल्लभ नगर जो है साथियों वो है अपने उदयपुर जिले के अंदर। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में 1943। सेवर, तबीजी और बीचवाल जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 के अनुसंधान केंद्र है। फिर देखो, हम कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयास हमने पढ़ लिए। कृषि संबंधी अन्य जो क्रांतियां हुई है ना, यानी कृषि कौन सी फसलों में क्रांति लाने, क्रांति का मतलब समझते हैं कि जिसमें पैदावार को अधिक से अधिक कैसे किया जाए, उस क्षेत्र में कार्य किया जाए, तो वो क्या है? क्रांति है। तो देखो कौन सी क्रांति कौन सी फसलों से संबंधित है, ये भी कई बार हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है साथियों वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से संबंधित है।
हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों से, जैसे गेहूं है, चावल है। फिर देखो बात करें पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है साथियों? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर देखो बात करेंगे लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मांस से संबंधित है, टमाटर से संबंधित है। हम बात करेंगे अमृत क्रांति की, तो अमृत क्या होता है? जल होता है। तो क्या याद रखेंगे? अमृत क्रांति जो है वो जल से संबंधित है, जिसमें नदी जोड़ो परियोजना भी आती है। फिर देखो हम बात करें कि गोल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो गोल क्या होता है? आलू। तो क्या समझ लेंगे? आलू के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है साथियों? गोल क्रांति संबंधित है। हम बात करेंगे बादामी क्रांति की, तो बादामी क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? मसालों के उत्पादन से जुड़ी हुई है साथियों। सनराइज क्रांति की बात करें तो वो तकनीकी उद्योगों से जुड़ी हुई है। सनराइज क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तकनीकी उद्योगों से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फल जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है दूध से। फिर देखो नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है साथियों? मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। रजत क्रांति जो है वो किससे? अंडों के उत्पादन से जुड़ी हुई है। रजत क्रांति अंडों के उत्पादन से। काली या कृष्ण क्रांति किससे जुड़ी हुई है? पेट्रोलियम से। काली या कृष्ण क्रांति किससे जुड़ी है? पेट्रोलियम के उत्पादन से। धूसर या ग्रे क्रांति की बात करेंगे तो वो सीमेंट के उत्पादन से जुड़ी हुई है साथियों। अब देखो हम बात करें इंद्रधनुष क्रांति की, तो इंद्रधनुष में तो अलग अलग कलर होते हैं, तो याद रख लेना कि इंद्रधनुष तो है खाद्यान्नों से, सभी प्रकार के खाद्यान्नों से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है? इंद्रधनुष क्रांति जुड़ी हुई है। स्वर्णिम क्रांति की बात करेंगे तो स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है वो अपने बागवानी से जुड़ी हुई है साथियों। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। कृषि फसलों के उपनाम कपास। अब देखो कई बार हमसे पूछा जाता है कि कौन सी फसलों के उपनाम क्या है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो देखो कपास का उपनाम वाणिया एवं सफेद सोना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाणिया एवं सफेद सोना भी इसको कहते हैं साथियों। सीना नहीं है, क्या कहते हैं? सोना। अफीम को काला सोना कहते हैं, कपास को सफेद सोना कहते हैं। तो अफीम को क्या क्या उपनाम है? काला सोना है। फिर देखो होहोबा या जोजोबा को क्या कहते हैं? पीला सोना कहते हैं। होहोबा या जोजोबा को क्या कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है। बांस जो होता है उसको आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। जवार को गरीब की रोटी कहा जाता है। जवार को क्या कहा जाता है साथियों? गरीब की रोटी कहा जाता है। ईसबगोल को क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईसबगोल को। जूट को क्या कहा जाता है? तो जूट को याद रखेंगे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। मूंगफली क्या है? गरीब की बादाम कहा जाता है। मूंगफली को क्या कहा जाता है? गरीब की बादाम कहा जाता है। गरीब की रोटी किसको कहा जाता है? जवार को। और गरीब की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। मक्का जो है वो क्या है? अनाज की रानी है। मक्का को क्या कहा जाता है साथियों? अनाजों की रानी कहा जाता है। अब हम देखो किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालयों की। किसकी बात करेंगे? कृषि विश्वविद्यालयों की बात करेंगे। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय हमसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो कहाँ बता देना है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय हमसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंदर, याद रखना है। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि श्री कर्णधार कृषि विश्वविद्यालय, तो ये जोबनेर, और जोबनेर कहाँ है? जयपुर के अंदर है।
कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, तो मंडोर कहाँ है साथियों, याद रखेंगे मंडोर कहाँ है, जोधपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा जो है वो कहाँ पर है, अपने कोटा में है। तो साथियों ये क्या थी, हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने कृषि फसलों की जानकारी ली, कौन कौन सी फसलें होती हैं, दलहन तिलहन, उनका बुआई का समय क्या है आदि, कृषक के लिए भारत सरकार की क्या नीतियां हैं, राजस्थान सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, कब उनकी स्थापना हुई, ये सारी जानकारी हमने आज की क्लास में ली। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्या है, अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम चैनल। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।